guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. और आई नो कि आप लोग हॉरर वीडियो का कितने दिन से वेट कर रहे थे। हम लोग जो भी वीडियो डाल रहे थे ना, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 20 to 30% ये कमेंट्स होते थे, दीदी कहानी सुनाओ ना, दीदी कहानी सुनाओ ना। तो हम दोनों दीदियों ने सोचा कि अब तो आपको इतनी भयानक कहानी सुनाएंगे ना, इतनी भयानक कहानी सुनाएंगे कि अगर 4 दिन तक कलेजा धुकुर धुकुर नहीं ना हुआ तब हमें बोलना। बड़ी हल्के में ले लिए हो आप लोग हमारी हॉरर स्टोरी को। तो बाय द वे, जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से एक आध महीने से जुड़े हुए हो ना, तो आप लोगों को नेगेटिव एनर्जीज के बारे में ऑलरेडी काफी आइडियाज तो हो ही गए होंगे। नेगेटिव एनर्जीज जब आते हैं किसी के बॉडी में तो लोगों के लक्षण क्या हो जाते हैं, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो किस हद तक आपको परेशान कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। पर ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज एक तरह से बिहेव करेंगी। जरूरी नहीं है कि अगर नेगेटिव एनर्जी ए ने आपको इतना नुकसान पहुंचाया तो नेगेटिव एनर्जी बी भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएगी। इन सबकी जो ताकत होती है और इन सबका जो गुस्सा होता है ना, वो वैरी करता है। तो आज की हमारी ये जो कहानी है ना, इस कहानी के थ्रू हम लोग यही जानेंगे कि एक नेगेटिव एनर्जी जब गुस्से में होती है ना, तो वो एक इंसान को किस हद तक परेशान कर सकती है। और केवल उस इंसान को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार वालों को, उसके आसपास के सारे लोगों को। ऑब्वियसली ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। प्राइवेसी इश्यू के कारण हम लोग उनका नाम रिवील नहीं करेंगे। तो हमारे सब्सक्राइबर हमें बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ना, ये उनके खुद के फैमिली में तो नहीं, बल्कि उनके बुआ के घर की घटना है। और स्पेशली ये जो घटना है ना, ये उनके बुआ की बेटी के साथ हो चुकी है, मतलब उनकी फुफेरी बहन के साथ हो चुकी है। तो कहानी शुरू होने से पहले सीट की पेटी बांध लीजिए, कान में अपनी जल्दी से जल्दी ईयरफोन्स डाल लीजिए, और ज्यादा ही मजे लेना है तो लाइट्स भी ऑफ कर लीजिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है, उनकी बुआ का घर लखनऊ में पड़ता है, और ये घटना को हुए करीब 12 से 13 साल हो चुके हैं। क्योंकि ये जो घटना आपके साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं ना, ये 2008 की घटना है, लेकिन अभी तक इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा उनके घर वालों पे है कि अभी तक लोग इस घटना से कांप जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर का नामकरण कर देते हैं, और आज नामकरण का जिम्मेदारी हम उठाए हैं। तो चलो उनका नाम हम लोग संजय रख देते हैं। तो अब बात करते हैं संजय की बुआ के परिवार के बारे में। उनका परिवार बहुत ही ज्यादा छोटा और खुशहाल परिवार था। उनके घर में उनकी बुआ, उनके पति और साथ ही साथ 2 बच्चे रहते थे, और उनका घर लखनऊ में था। कहानी को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो अब बात करते हैं साल 2008 के बारे में। साल 2008 संजय की बुआ के परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा खराब साल मान सकते हैं हम लोग था दीदी, क्योंकि उनकी बुआ बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी यानी कि कैंसर से जूझ रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद ये पता चलता है कि उनकी बुआ कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। ये सुनने के बाद उनके फैमिली में सारे लोग शॉक में आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि अब करे तो करे क्या। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उनकी बुआ की हालत यहाँ लखनऊ में तो संभल नहीं पाएगी, तो जल्दी से जल्दी इन्हें मुंबई रेफर कर दिया जाए। अब इसके बाद जो संजय के फूफा जी थे, वो अपनी पत्नी को लेके जल्दी से जल्दी मुंबई रवाना हो गए। लेकिन यहाँ घर में बच गए उनके बेटे और उनकी बेटी। अब बुआ जी के इलाज में तो महीनों लगने वाले थे, लेकिन यहाँ उनके बच्चों से घर का काम, स्कूल का काम, ट्यूशंस, टेस्ट मैनेज नहीं हो पा रही थी। अगर ये काम 2 से 3 दिन की होती तो बच्चे मैनेज कर भी लेते, लेकिन बुआ के इलाज में महीनों लगने वाले थे। इसीलिए घर वालों ने डिसाइड किया कि घर से किसी न किसी को भेजते हैं, ताकि बच्चों के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा, साथ ही साथ उनकी देखरेख भी हो जाएगी। इसीलिए दादी और चाची ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ रहेंगे। और वैसे भी दोनों बच्चे टीन एज में थे, और ग्रोइंग एज में किसी बच्चे को काम वाली बाई के भरोसे छोड़ देना अच्छी बात तो थी नहीं। अब यहाँ मुंबई में संजय की बुआ का भी अच्छे से इलाज चल रहा था, और साथ ही साथ लखनऊ में दादी और चाची बच्चों की भी देखभाल के लिए आ गए थे। यहाँ पर एक चीज क्या होता है ना, जब से कैंसर के बारे में उनकी बेटी को पता चला था, तब से वो बहुत ही ज्यादा गुमसुम रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी।
आप खुद ही समझ सकते हो, अपनी माँ के बारे में ऐसी चीज किसी बेटी को पता चलेगा तो उस पे क्या बीतेगी। अब दिन जैसे तैसे कट रहा था। एक शाम की बात है, दादी पोती जाते हैं खटाल दूध लेने के लिए। दूध लेने के बाद जैसे ही वो अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, पोती अपनी दादी से बोलती है कि दादी मेरे को ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करो हम जाते हैं जल्दी जल्दी, तुम पीछे पीछे आराम से आओ मेरे पास, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद दादी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? बोली नहीं पता दादी, हम जा रहे हैं घर, तुम आ जाना। इसके बाद जैसे ही दादी घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद दादी ये देखती है कि उनकी पोती चुपचाप से स्लीपर्स के साथ बेड पे ऐसी पड़ गई है, जैसे कि उसे अपने होश का ठिकाना ही नहीं है। ये देखने के बाद दादी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर सोचती है कि बेचारी ऐसे ही इतना मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है, कोई बात नहीं, आराम करने देते हैं, रात के टाइम खाने के वक्त इसे उठा देंगे। लेकिन उसके बाद उनकी पोती के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती है। वो क्या होती है अब वो आपको दीदी बताएगी। जब से उस बच्ची को पता चला था ना कि उसकी मम्मी को कैंसर है, ऑब्वियसली वो मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। लेकिन उस शाम के बाद जब वो घर लौटी है और लौट करके सो गई है ना, अगले सुबह से उसके बिहेवियर में मानो ड्रास्टिक चेंज हो गया है। अब वो ना बिल्कुल अकेले अकेले रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, खाना पीना भी बहुत कम हो चुका था उसका। लेकिन अचानक कभी खाती थी ना तो बहुत ज्यादा खाती थी, लाइक 4-5 लोगों का खाना अकेले खा लेती थी। एक और चीज, वो जो बच्ची है ना वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की थी। अब उसे छोटे छोटे चीज पर ना गुस्सा आता था, वो चिल्लाने चीखने लगी थी, साथ ही साथ वो सामान को इधर उधर फेंकती थी। और एक चीज जो कि आप लोग शायद मानोगे नहीं, वो अपने भाई से 3 साल छोटी थी और उसका जो भाई था ना अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था, मतलब लड़का शायद 19-20 साल का होगा और लड़की 15-16 साल की थी। और लड़की बहुत ज्यादा लीन बॉडी की थी, मतलब कि पतली थी, और गुस्से में वो अपने भाई पर हाथ उठाती थी। भाई बहनों में बहस होना इज वेरी नॉर्मल, पर अपने बड़े भाई पर हाथ उठाना वॉज नॉट नॉर्मल। और हाथ उठाने जैसा हाथ नहीं उठाती थी, जब वो मारना स्टार्ट करती थी ना तो वो अपने बड़े भाई के कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। पता नहीं उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। इतना ही नहीं, वो तो अपनी चाची और दादी पर भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी थी। और जब भी उसके मम्मी और पापा का फोन आता था ना बॉम्बे से उससे बात करने के लिए, तो उसको अपने मम्मी पापा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था, मतलब कि आप जियो मरो मेरे को मतलब नहीं है। एक दिन की बात है, शाम के 5-5:30 हो रहे होंगे, वो छत पर चुपचाप से अकेली बैठी हुई थी। नीचे घर में गरम गरम समोसे आए हुए थे, तो उसकी चाची ने सोचा कि उसको जा करके बुला करके लाते हैं। जब उसकी चाची उसके पास जाती है ना और चाची बोलती है कि बेटा उठिए और जाकर समोसा खा लीजिए, तो वो अपनी चाची को ना बहुत घूर करके देखती है, ऐसे जैसे उनका कत्ल कर देगी। फिर चाची बोली क्या हुआ, तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से दौड़ती हुई नीचे जाती है, अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। फिर उसकी चाची ने उसे टोकना सही नहीं समझा। अभी तक पता है क्या सब लोग क्या सोच रहे थे कि मे बी इसकी मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो इस मेंटल ट्रॉमा को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए इसका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। साथ ही साथ टीनेज में बच्चों का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है सबको पता है, इसीलिए घर वालों ने भी इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। सबने सोचा कि 6 महीने में ठीक हो जाएगी और जब अपनी माँ से मिलेगी तब तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो वो शाम में सो चुकी थी और वो रात में भी नहीं उठी। रात के जब 10:30 हो गए तो उसकी चाची ने सोचा कि दिन भर इसने कुछ नहीं खाया है, एटलीस्ट डिनर कर ले। तो वो उसके पास जाती है और बोलती है कि बेटा उठिए, चलिए डिनर कर लीजिए। जैसे उसकी चाची ने उसका हाथ पकड़ा ना, उसने अपने चाची के हाथ की कलाई पर जोर से दांत काटा, और इतनी जोर से दांत काटा ना कि उनका जो मांस था, फ्लैश था, वो उसके मुंह में आ गया था। चाची अपने कटे हुए हाथ के साथ दादी के पास दौड़ करके जाती है और जा करके उन्होंने दादी को सारी बातें बताई। दादी भी बेचारी क्या करती, बच्ची के मम्मी पापा को बता नहीं सकती थी क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बॉम्बे में बहुत ज्यादा परेशान थे। दादी ने चाची से बोला कि जाने दो, बच्ची है, मूड स्विंग्स होते हैं, तुम एक काम करो, तुम ये बात किसी को मत बताना। अभी तक ना उसका जो ये आतंक था उसके घर के 4 दीवारी के अंदर था, अभी तक बाहर वालों ने उसके इस आतंक का सामना नहीं किया था। लेकिन अब बारी है स्कूल जाने की। तो एक दिन की बात है, वो स्कूल जाती है और ऑलरेडी उसका जो टेम्परामेंट होता है वो तो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लासरूम में वही कोई छोटी मोटी बात पर उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ बहस हो जाता है। और अब तो वो भाई बहस नहीं करती, अब तो वो सीधे मुक्का मुक्की करती है। गुस्से में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना मारा कि आप समझ सकते हो कितना मारा।
जब उसका हट्टा कट्टा भाई उसको नहीं संभाल पाता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको क्या संभाल पाएगी। मार मार के ना उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अधमरा बना दिया। जब ये खबर टीचर्स के पास गई तो सारे टीचर दौड़ करके क्लासरूम में जाते हैं और जा करके क्या देखते हैं कि अभी भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की धुलाई किए जा रही है। 7-8 टीचर मिल करके उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसके चंगुल से निकालते हैं और फिर ये बात पहुंचती है प्रिंसिपल के पास। अब उसको प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है, पर मजाल है कि कोई उसको उठा करके प्रिंसिपल के पास ले जाए। किसी के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी। 7-8 लोग मिल करके उसको खींच रहे थे, बट टस से मस भी नहीं कर पा रहे थे। और वो क्या कर रही थी, बस खड़ी थी, हंसे जा रही थी। उसकी हंसी मानो ऐसा कह रही हो ना कि ले जाके दिखा दो मुझे, हम भी देख लेते हैं। लास्ट में थक हार के प्रिंसिपल को ही क्लासरूम में आना पड़ा। जब प्रिंसिपल क्लासरूम में आती है ना तो उन्होंने उस लड़की को एक चेयर ऑफर किया और खुद एक चेयर पे बैठी। जब आमने सामने वो दोनों बैठती हैं तो वहां पर भी ना उस लड़की का जो पोस्चर होता है ना वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के जैसा नहीं होता है। ना अपनी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स उसका कोई रिस्पेक्ट रहता है, ना बैठने का कोई लिहाज रहता है। और कुर्सी पे बैठ करके दोनों हाथ कुर्सी पर ऐसे रख करके पूरा हंसे जा रही थी। फिर प्रिंसिपल ने उसे प्यार से पूछा कि बेटा भूख लगी है क्या? तो उसने बोला हाँ भूख तो लगी है, कुछ खाने को है क्या? तो फिर प्रिंसिपल ने उसको बिस्किट ऑफर किया। जब प्रिंसिपल ने उसे बिस्किट का पैकेट दिया ना तो वो ऐसे जानवरों के जैसा बिस्किट के पैकेट को खोल रही थी। साथ ही साथ बिस्किट को पकड़ के हाथ से उसने चूर चूर करके बस उस पाउडर को मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। जब सबने ये चीज देखा ना तो पूरा क्लास देख करके शॉक्ड हो चुका था। अब लोगों के अंदर ना मिक्स्ड फीलिंग थी, मतलब उनको डर भी लग रहा था पर साथ ही साथ वो लोग शॉक्ड भी थे। और मेन बात ये है ना कि किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। अब जो उसकी प्रिंसिपल है ना वो इन सब चीजों में थोड़ा बहुत विश्वास करती थी। उनको कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसे छेड़ने से बेहतर है कि इसे प्यार से बात किया जाए। उसके बाद उसके घर वालों को फोन किया जाता है। फौरन उसकी दादी और चाची स्कूल में पहुंचती हैं। फिर उसकी प्रिंसिपल ने सारी वारदात उसकी दादी और चाची को बताया। फिर चाची और दादी ने भी घर में जो चीज हो रहे थे सारी चीजों का कच्चा चिट्ठा प्रिंसिपल के सामने खोल दिया। प्रिंसिपल ने दादी और चाची को समझाया कि आप लोगों को इन चीजों को नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अभी तक आप लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए थे। अगर टीनेज में बच्चा अग्रेसिव भी होता है तो इतना अग्रेसिव नहीं होता है। आप लोग एक काम करो, इसे या तो अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखा लो, और अगर साइकाइट्रिस्ट से भी बात नहीं संभलती है ना तब तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जरूर नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई केस है। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करो कि इसका जल्द से जल्द सही सोल्यूशन का पता करो। अब उस बच्ची को घर ले जाया जाता है। घर ले जाने के दौरान पूरे रास्ते भर घर वाले यही सोच रहे थे ना कि इसे किस साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया जाए। अभी साइकाइट्रिस्ट कहाँ भाई, घर पहुंचो, घर पे तो सरप्राइज वेट कर रहा था। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं ना, घर का मेन डोर लॉक करके उस लड़की ने अपनी चाची, दादी और भाई की जो पिटाई की है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड की जो पिटाई की थी उससे डबल धुलाई इधर कर दी थी। उसके बाद जैसे तैसे उन तीनों ने उसको पकड़ा। कंट्रोल में तो वो आ नहीं रही थी बट फिर भी घसीट वसीट के एक रूम के अंदर लॉक कर दिया। उसके बाद तो चीखना चिल्लाना शुरू। वो लड़की इतने जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी ना कि पूछो मत। उसके बाद उस बच्ची का जो असली अग्रेशन था ना अब वो उस बंद कमरे के अंदर दिखा। घर वाले दरवाजा तो खोल नहीं रहे थे और इस गुस्से में वो क्या कर रही थी ना, खुद का सर दीवार पर पटक रही थी। और वो अपना खुद का सर इतना जोर जोर से पटक रही थी कि उसने अपने नाक की जो हड्डी होती है ना उसको भी तोड़ ली थी। साथ ही साथ वो अपने बाल को नोचती थी, नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करती थी और उसके पूरे फिंगर्स से ना ब्लड बहता था, नाखून टूट चुके थे। और इतना ही नहीं, वो अपने शरीर के मांस के टुकड़ों को दांत से काट करके नीचे फेंकती थी। और कभी कभी तो जब उसको भूख लगता था ना तो वो अपने मांस को खाती थी। उस कमरे में ना कहीं कहीं मांस के छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए मिलते थे, लाइक पैर के, हाथ के, नाखून के। मतलब ये जो चीज था ना बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। घर वालों को दया तो लग ही रहा था क्योंकि वो उनका खुद का खून था, पर वो सारे लोग बेबस हो चुके थे। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। घर वालों को उससे इतना ज्यादा खौफ हो चुका था ना कि खाना देने में भी डर लगता था कि कहीं दरवाजा खुले तो ये बाहर निकल करके फिर से आतंक ना बचाने लगे। तो घर वालों ने तो एक टाइम पर उसको खाना देना भी बंद कर दिया था। फिर वो क्या करती थी ना, उस रूम के अंदर ही जो छिपकली, मकड़ी, चींटियां, कॉकरोच या जो भी कीड़े मकोड़े होते थे ना उसको ही खाती थी। साथ ही साथ ना वो कहीं भी सुसु और पॉटी कर देती थी।
मतलब कुछ भी हाइजीन नहीं था, उसे अपना ना कुछ होश ही नहीं था, बिल्कुल शुद्ध नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान अपना शुद्ध बुद्ध गवा बैठता है, बिल्कुल वही चीज उसके साथ हो रहा था। अब घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। सब लोग सोच रहे थे कि ये चीज ना उसके मम्मी पापा को बता देनी चाहिए। फिर भी दादी और चाची इस चीज के खिलाफ थे कि जितने देर तक हमसे संभलेगा हम लोग इस चीज को संभालेंगे, क्योंकि उसके मम्मी और पापा को अभी और टेंशन देना सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर वो लोग अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। घर वालों ने ना साइकाइट्रिस्ट को बुलाया ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो हालत थी वो कोई साइकाइट्रिस्ट ठीक नहीं कर सकता था, ये साफ साफ दिख रहा था। उसके बाद पंडित जी को बुलाया गया। कितने ऐसे हजारों पंडित जी आते हैं जाते हैं, उस बच्ची पर कोई असर नहीं होता है। उसकी जो हालत होती है ना, दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही होती है। क्या वो बच्ची कभी ठीक होती है या कभी ठीक नहीं होती है? इसका आंसर आपको रानी बताएगी। अब ये बात ना पूरे मोहल्ले में भी पता चल गई थी और साथ ही साथ रिश्तेदारों को भी इस बारे में पता चल गया था। लेकिन फिर भी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे। लोग आके तरह तरह के सजेशन दे रहे थे कि आप इसे दिखा लो, इनको दिखा लो, फलाने को दिखा लो। लेकिन एक घर के बगल वाले ने सजेस्ट किया कि आप अपनी बच्ची को बालाजी मंदिर ले जाओ, वहाँ इसका इलाज करवाओ, वो वहाँ से सही सलामत आ जाएगी। बालाजी मंदिर के बारे में आप लोगों में से भी बहुत लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसके बारे में भी आपसे बहुत कुछ शेयर करेंगे। चलो अब कहानी पे आ जाते हैं। अब यहाँ बालाजी मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया था। अब घर में चाचू भी आ जाते हैं, साथ ही साथ दादू भी आ जाते हैं। अब जैसे तैसे बच्ची को बांध के गाड़ी में बालाजी मंदिर ले जाया गया। इसके बाद 6 महीने तक उस बच्ची का इलाज चला। उस बच्ची के इलाज में 6 महीने क्यों लगे, इतना वक्त क्यों लगा, अब आपको हम बताते हैं। आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था, इस बारे में जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जहाँ पर याद करो हम बताए थे ना कि वो बच्ची अपनी दादी के साथ खटाल दूध लेने गई थी। जब वो खटाल दूध लेने के बाद वापस अपने घर आ रही थी, उस रास्ते पे एक बरगद का पेड़ पड़ता था। ये बात जो बच्ची ठीक हुई ना, तब उसने खुद से बताया कि जब वो उस बरगद पेड़ को क्रॉस कर रही थी तो उस बरगद के पेड़ में उसने क्या देखा कि एक दूल्हे की लाश लटक रही है और नीचे में एक सजी सवरी दुल्हन बैठ के अपनी पति की मौत पे रो रही है। बस ये नजारा उसने 5 से 10 सेकंड देखा था। उसके बाद उसने जैसे अपनी आंखों को ब्लिंक किया, सारा चीज वैनिश हो गया। उसको 2 मिनट के लिए लगा कि अभी हम क्या विजन देखें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो ये चीज अपनी दादी से शेयर नहीं की। उसके बाद वो सोची कोई बात नहीं, मेरे मन का वहम होगा, ऐसे भी बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन है। इसके बाद जब वो बरगद के पेड़ को क्रॉस कर रही थी तो बगल में उसे इतना सुंदर फूल दिखा, एक ब्लैक और व्हाइट के कलर में। उसने अपनी दादी को बोला कि दादी देखो ना कितना सुंदर फूल है। तो दादी ने बोला नहीं नहीं बेटा, शाम के समय पौधे भी सो रहे होते हैं ना, नहीं नहीं बिल्कुल मत तोड़ना। फिर भी उसने अपनी दादी की बात नहीं मानी। नहीं पता उस फूल में ऐसी क्या शक्ति थी कि वो फूल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। वो उस फूल को तोड़ने से अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाई। यहाँ पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने उस फूल को तोड़ा और उस फूल से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, समझो कोई इत्र की स्मेल आ रही थी। उसने उसे सूंघा और उसके बाद वो ऐसी जोन में गई, ऐसे जोन में गई, उसके बाद उसे अपने होशो हवास का ठिकाना ही नहीं रहा। अब इसके बाद बालाजी मंदिर के जो पंडित जी थे उसने बताया कि इस बच्ची के अंदर एक नहीं 2 दीदी क्या थे, हम का नाम ले, तुम लो नहीं लो ना हम भाई। रात के ना रुको 319 हो रहे हैं। दीदी बोलो। ABC थे। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात जरूर से जरूर पता होगा कि ABC हम किसे बुलाते हैं। स्क्रीन पर नाम दिख जाएगा नए वालों को। तो रात के 3 बजे उनका असली नाम लेने की हिम्मत हम में तो नहीं है, तो आप प्लीज समझ जाओ। वो भी ABC जोड़े में उसके अंदर था। जो उसने बरगद के पेड़ पे लाश और साथ ही साथ एक दुल्हन को देखा था ना, ये वो दोनों ही थे जो उस बच्ची के अंदर समा गए थे। जैसे तैसे करके पंडित जी ने मेल ABC को तो निकाल भी दिया था, लेकिन जो वो फीमेल ABC थी ना,
वो उसके शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मे बी वो अपने पति को खोने के कारण इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपना सारा गुस्सा उस बच्ची के शरीर में निकाल रही थी। और यहाँ पर एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, जब उस बच्ची ने उस फूल को तोड़ के सूंघा ना, तो एक तरह से उस एबीसी को भी एक हाँ मिल गई थी, यानी कि एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था ताकि वो उस बच्ची की बॉडी में प्रवेश कर सके। काफी महीनों के इलाज के बाद दोनों एबीसी को उस बच्ची के शरीर से रिहा कर दिया गया। लेकिन आज भी वो बच्ची जो है ना, इस सदमे से बाहर नहीं आई है पूरी तरह। आज भी वो अजनबी लोगों को देख करके डर जाती है। उस घटना ने उसके रूह तक को झंझोर के रख दिया है। यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल इंसान ही नहीं बल्कि एबीसी भी अगर अपने प्यार से बिछड़ जाए तो उस गुस्से में वो क्या नहीं कर देते हैं। यहाँ पर उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी, पर यहाँ किस्मत ने उस बच्ची के साथ क्या खेल खेल दिया ना कि वो फीमेल एबीसी अपना गुस्सा कहीं निकालना चाहती थी और गलती से वो बच्ची उसके रास्ते में आ गई और जिंदगी भर का एक घाव उसे मिल गया। और हम लोग तो भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि वो जो लड़की है, ऑब्वियसली उम्र में अभी हमारे से बड़ी होगी, भगवान उसको मेंटल स्टेबिलिटी दे, मेंटल पीस दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और भगवान ना करे किसी के भी लाइफ में किसी को भी इन सब चीजों से सफर करना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के पास भी अगर अच्छी अच्छी कहानियां होंगी ना, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करना। सारी आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी सुनकर धुकुर धुकुर हुआ कि नहीं। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए